ना आपकी कोई बात माने, तो उस वक्त एक ही तरीका होता है। वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा, बता आप लोग मुझे बताएंगे वो क्या तरीका होता है जी। हाँ, आप इन्होंने कहा जी मेन से ऑफ कर दें, आप बेटा बताओ मेन से ऑफ, आप बताओ बेटा मेन से ऑफ। हाँ, कि जहां से उसको यानी जिंदगी जहां से दी है ना उसकी, वहां से जिंदगी को रोक खत्म कर दो। लाइफ जहां से दी है उसको, कंप्यूटर की लाइफ कहाँ से मिलती है, कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर की लाइफ कहाँ से आती है, पावर से। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। जो हम खाते हैं वो मजे लेने के लिए नहीं खाते, मजे तो लेते ही हैं, मगर उसका असल काम ये होता है कि वो हमारी जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम जिंदा रह सकें और काम कर सकें। तो कंप्यूटर की जो एनर्जी होती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी पावर होती है। कंप्यूटर डेड होता है जब उसको पावर ऑन करते हैं, उसको बिजली पावर देते हैं ना, तो उसमें लाइफ आ जाती है, वो जिंदा हो जाता है। तो अगर वो बात ना माने तो उसको फिर उसकी गर्दन काट दो, मेरा मतलब यही था, उसकी गर्दन दबा दो। गर्दन दबाने का बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया कि उसकी पावर ऑफ कर दी जाए, तो फिर वो मानेगा। दोबारा वो उसको गलती का एहसास होगा, दोबारा वो तौबा करेगा कि मैं दोबारा इस तरह नहीं करूंगा। ये एक टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर से निपटने का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑन करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन पर बायोस का प्रोग्राम, अगेन हम आप ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। रोम बायोस का फंक्शन क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है रोम। एक ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के बंद रहने पर भी डेटा को अंदर महफूज रखती है। ये कैसे रखती है भाई सीनियर्स, कैसे रखती है, मैंने बताया हुआ है। नहीं, मेमोरी यार देखिए मेरी बात सुने, कंप्यूटर को जब ऑफ करें तो कंप्यूटर की सारी मेमोरी वॉश आउट हो जाती है, उसमें सिर्फ डाटा सेव रहता है जो उसकी हार्ड डिस्क में होता है। इज दैट क्लियर, मैंने बताया था। बट रैम की भी जो मेमोरी होती है ना, वो कंप्यूटर बंद करते हैं, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम की, मैंने आपको बताया था टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करें, बंद करें, दैट मेमोरी इज वैनिश्ड। ओके, तो बट ये सीमोस की मेमोरी नहीं खत्म होती, ये फिर भी यहाँ पे टाइम टाइम रहती है, स्टोर रहती है। ये क्या तरीके, ये किस वजह से रहती है? हाँ, ये देखो यार मेरी बात सुनो, ऑनलाइन लर्नर्स आप भी मेरी बात एक पल्ले बांध लें यार, सारे बच्चे पल्ले से बांध लें। ऐसे अगर पल्ला नहीं है तो मामा का, किसी बड़े का, पापा का, और पापा का पल्लू कहाँ होगा यार, पापा का पल्लू नहीं होगा, पापा तो चांटा ही कराएंगे, वो गोडा न लाया कहीं, हड्डी न लाया कहीं। चलो बहरहाल मैं बताता हूँ आपको, ये पल्ले से बांध लें बेटा कि डिजिटेक ट्रेनर से जो भी ट्रेनिंग आपने लेनी है, हमारी कोशिश ये है कि हम जैसे मर्जी जिस तरह भी है जो पॉसिबिलिटी है हम आपको ट्रेन करते हैं, बट जब तक आपका कोऑपरेशन नहीं होगा आप 100% रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। अभी आज की क्लास को आप देख लें कि रोम बायोस बायोस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट उसको कितने तरीके से मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ, है कि नहीं है? और इसके बावजूद भी अगर मैं नेक्स्ट किसी क्लास में मैं पूछूं या कोई और पूछे और आप इसी तरह बोलो को वो जी आपने बताया था, आपने ये किया था, आपने वो किया था, मेरे लिए एम्बैरेसमेंट है। फिर जब किसी से पूछेंगे कि यार आपने आईटी में किया हुआ है, डीजीटेक ट्रेनर से ऑनलाइन जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप ये बताएं, तो आप कहें कि वो सर ने कभी बताया तो कि यार ये तो कोई फारग डीजीटेक ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां पे हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश पूरी जान लगा दी है, अगर आपने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तो ये मेरा बेटा यार ये चीज पल्ले से बांध लें, और चले पापा को ना बताएं, ये मैं एग्जाम्प्ट करता हूँ आपको, मामा के पल्लों से बांध लें, वो आपको याद करवाती रहेंगी। ठीक है, आज क्लास का रिमाइंडर मैंने दिया, तो चंद एक बच्चों की मुझे सर टाइमिंग क्या है, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा बेटा जो रिमाइंडर आया ना उसमें इमेज है उसमें भी टाइम मेंशन है 12 बजे, और नीचे उसकी जो इमेज जो रिमाइंडर की डिस्क्रिप्शन है व्हाट्सएप में उसमें भी टाइम मेंशनड है। सो इस तरह की चीजों को इजी ना लें, अगर आपने सीखनी है तो फिर सीरियस होके आप फॉर कैजुअल कैजुअल होके कभी भी कोई काम ना करें, स्पेशली जो आपके प्रोफेशन आपने आपके आपके कैरियर से जिसका ताल्लुक है, आपके फ्यूचर के साथ जिसका ताल्लुक हो, उसको प्लीज कभी भी डोंट टेक सच थिंग्स इन कैजुअल मैनर। आई रिक्वेस्ट यार, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबके लिए बेहतर है, ऑनलाइन लर्नर्स के लिए, आपके लिए भी। चलो मैंने आपको यानी नसीहतें तो बड़ी कर दी हैं, नसीहतें नहीं है,
ये पल्लू से बांधने वाली बात की है, मामा से पूछना कभी अपनी मामा से कि सर ने ये बताया था गलत था या सही था। आगे चलते हैं। तो बेटा जी ये वो काम होता है, वो पता है कैसे कंप्यूटर की डाटा की मेमोरी को स्टोर रखता है। वो स्टोर इस तरह रखता है कि हर कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है ना, उसमें एक बैटरी होती है, सेल होता है, CR232 नंबर होता है उसका। ये मैं बात कर रहा हूँ आम कंप्यूटर का, CPU की। जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप और दूसरी फॉर्म के कंप्यूटर हैं, आपका ये सेल फोन है, सेल फोन में तो वैसे बैटरी होती है ना, हर एक में एक छोटी सी बैटरी होती है जो बैकअप प्रोवाइड करती है मदरबोर्ड को। उस बैटरी की वजह से वो डाटा जो है, वो मेमोरी जो है वो स्टोर रहती है। ठीक है जी, यही बताया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सवाल होगा, मेरा ख्याल कि मैंने इतना आपको रगड़ दिया इसमें कि अब आपको तो कभी नहीं भूलेगा, कम से कम ये तो नहीं भूलेगा है, ऐसे ही ना। तो ना यार इंज ना करया करो यार, ताड़ी मेहरबानी। आगे चलिए, वो उधर रोजे भी नहीं है यार। आगे चलें जी जनाब। जो प्रोग्राम की शक्ल में रोम चिप में महफूज होता है, ये सीसी सिंटैक्स ने जो है ना आपकी क्लास करवा दी मुझसे, जिसको कंप्यूटर स्टार्ट करते वक्त सिस्टम को चेक करने और कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कंप्यूटर का बायोस सॉफ्टवेयर एक रोम चिप में महफूज होता है, ये भी कई दफा बता चुके हैं। ये रोम चिप मदरबोर्ड में मौजूद होती है, जिसको कंप्यूटर चलाते वक्त बूट का चलाते वक्त कंप्यूटर सिस्टम चेक करने और कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस्तेमाल के काबिल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोस का सॉफ्टवेयर रोम चिप में इसलिए महफूज होता है क्योंकि कंप्यूटर के ऑफ होने पर भी चिप में मौजूद मालूमात कंप्यूटर में महफूज रहती हैं। बायोस में मौजूद डाटे को चिप तब्दील करने पर या उसकी मालूमात को अपडेट करने पर तब्दील किया जा सकता है। ठीक है जी। बायोस का जो सेटअप होता है ना, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको उसी सूरत में तब्दील किया जा सकता है, यहाँ तो हम उसकी चिप चेंज कर दें। ठीक है, ये की क्वेश्चंस होते हैं, ये की इंफॉर्मेशन है, की नॉलेज है। बच्चे कहते हैं ना सर जी ए तो सानू आंदा है बड़ा, असी कोई नवी चीज सीख रहे हैं। मैं कहा पुत्र जी ठहर जाओ। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स इंशाल्लाह मैंने डे 1 में कहा था कि बड़े लोग नॉलेज होना चाहिए, अच्छी बात है, नॉलेज पे तकब्बर नहीं करना चाहिए, मगर हो सकता है कि यार कोई नई चीज आपको सीखने में मिल जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिक्स में ये जो अभी जो बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि कंप्यूटर में जो सीमोस का डेटा होता है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ये हर इंसान को नहीं पता। दो तरीके होते हैं, चिप चेंज कर दें या उस डेटे को खुद अपडेट कर दें। उस डेटे चिप चेंज करने का मतलब तो ये किसी हार्डवेयर इंजीनियर के पास जाएंगे, वो चिप को रिप्लेस कर देगा, आप खुद से नहीं कर सकते। अब आप समझ गए ना मेरी? हाँ, बट आप उस डेटे को अपडेट जरूर कर सकते हैं। वो अपडेट कैसे कर सकते हैं मैं आज ही की क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। ठीक है जनाब, आगे चलें। ये देखें भाजी, मुबारक हो, आज हमने कंप्यूटर को ऑन कर दिया है। इस मशीन को जिसने पूरी दुनिया में वक्ता डाला हुआ उसको आज हमने ऑन कर दिया। आज क्लास में मकसद यही था कि पहले हमने इसके बारे में, इस जनाब के बारे में ये पढ़ते रहे हैं कि यार ये है, कहाँ से आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, काय के लिए भेजा, काम क्या काम करता है, ठीक है, और क्या क्या इसकी शरारतें हैं। ऐसे ही है ना, पिछली क्लासेस में यही पढ़ा ना, तो आज हमने इसको जगा दिया है। वो देख लो मुसलसल यहीं पे आंखें मारता जा रहा है, वो हैंग भी स्टक भी नहीं हो रहा कि इसकी पावर ही ऑन कर दूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये है बेसिकली बायोस का सेटअप जो हर कंप्यूटर में होता है। इसमें कंप्यूटर्स के कंपोनेंट से रिलेटेड और दूसरी बेशुमार टेक्निकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। चिप चेंज कर दें, यहाँ हम बायोस के डाटा को अपडेट कर दें, अपडेट यहाँ से हम कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मेन के ऊपर ये इसके मुख्तलिफ टैब है, मेन, एडवांस, चिपसेट, सिक्योरिटी, बूट, सेव एंड एग्जिट वगैरह। इसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना वो इंफॉर्मेशन होती है। 60% इंफॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं, और बाकी जो इंफॉर्मेशन जो होती है ना, मिसाल के तौर पे ये मेन इंफॉर्मेशन है, बोर्ड की इंफॉर्मेशन, इसमें जो इसका वर्जन क्या है, इसका मॉडल क्या है, इसका डेट एंड टाइम क्या है, एक्सेस लेवल क्या है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, टोटल मेमोरी कितनी है, मेमोरी की स्पीड क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, दूसरी सारी चीजें, इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, ये सारी चीजें वो उसने कहां से पढ़ी हैं, ये सारी चीजें इस सॉफ्टवेयर ने पढ़ी है, इसके हार्डवेयर से, इसके बोर्ड से, जो मैन्युफैक्चरर ने, प्रोसेसर किसने बनाया हुआ है, इंटेल वालों ने,
सेलेरॉन का प्रोसेसर है। तो जो प्रोसेसर लगा है उसमें से इसने ये सारी, अभी मैंने बताया ना कि जब जो पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो सारे कंपोनेंट को उठाता, भी आपने अपने काम के लिए तैयार हो जाओ, फिर वो देखते हैं कि ये बंदा किस काम, ये बंदा किस काम के, इसकी क्या कैपेसिटी, ये बंदा किस काम का, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे ही है ना। सो जब कंप्यूटर को ऑन किया उसने प्रोसेसर को उठाया, प्रोसेसर ने कहा जी मैं हूं इंटेल सेलेरॉन G4105 सीपीयू, मेरी स्पीड है 1.50 गीगाहर्ट्ज। उसने कहा जी पास। उसने आपको इस सीमोस के सेटअप ने, बायोस के सेटअप ने आपको ये बता दिया, प्रोसेसर ने उसको बता दिया, बोर्ड ने उसको बता दिया, प्लेटफॉर्म ने उसको बता दिया, उसने वो सारी चीजें आपको दिखा दी कि मेरे पास ये है। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी होता है कि जब आप कंप्यूटर बेचने जाएं या लेने जाएं तो जो हार्डवेयर वगैरह लगा तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, आप कौन सा कंप्यूटर ले रहे हैं तो आप बायोस के सेटअप पे जाके चीजें जरूर चेक करें, विंडोज में कभी भी ना चेक करें, ठीक है। जब भी आपने कंप्यूटर या लैपटॉप बनवाना है तो लेना है तो आप बोले यार अगर नया लेना तो नया तो वैसे ही डब्बा पैक के ऊपर सारा कुछ मेंशन होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज आपने कॉन्फ़िगरेशन के बायोस से सेटअप से कहना बाजी मुझे बायोस के सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन से चेक करवाएं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन क्या है, कितनी रैम लगी है, कितनी हार्ड डिस्क लगी है। अच्छा नीचे है सिस्टम डेट एंड टाइम, हाँ सिस्टम डेट एंड टाइम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैटरी आपकी एक्सपायर हो गई है, बैटरी अगर काम नहीं कर रही ना तो यहाँ पे ये सिस्टम डेट एंड टाइम इसका खराब हो जाएगा, तो आपको यू नीड टू चेंज दी बैटरी। बैटरी की भी एक लाइफ होती है ना जिसने इसको पावर देनी है, जिससे सीमोस में डाटा स्टोर होता है, क्लियर है ना। तो वो बैटरी भी जब चेंज होती है, आपके क्लॉक की बैटरी जिस तरह चेंज हो जाती है, सेल जो है ना एक्सपायर हो जाता है, इसी तरह इसका भी सेल एक्सपायर होता है कुछ अर्से के बाद, आपने उसको भी चेंज कर लेना है। सो ये उसका बायोस का सेटअप है, इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, लेवल 1 में। बस एक मेन चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें। अच्छा, बायोस के सेटअप में एक चीज जिस तरह हमने पहले ये मैंने आपको दिखाया कि ये बायोस का सेटअप, इसमें बूट का भी है, डिफरेंट कंप्यूटर्स के, ये सॉफ्टवेयर है किसका, अमेरिकन मेगाट्रेंड्स का, ठीक है। जरूरी नहीं हर कंप्यूटर में बायोस का सेटअप जो स्क्रीन आपको ये नजर आ रही है इसी तरह की हो, इंफॉर्मेशन कमोबेश यही होगी, बट ये जो सॉफ्टवेयर की डिस्प्ले की स्क्रीन है ये डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि उस रोम में, उस चिप में, उस सीमोस में किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अब बात समझ गए मेरी इस चीज को ना। अच्छा जी, बूट सीक्वेंस ये होता है कि बूट सीक्वेंस में जो भी आप सेटिंग करते हैं ना वो कंप्यूटर को बताती है कि आपने पोस्ट जब बूट होना है ना तो बूट के वक्त, बूट के दौरान जब बारी आती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की, तो उसके लिए आपने किस ड्राइव से बूट कंप्यूटर को बूट को चेक करना है। उसमें अभी जो है, पहले फ्लॉपी ड्राइव भी होती थी, फ्लॉपी ड्राइव ऑब्सोलीट हो चुकी है, इस वक्त चलती है हार्ड डिस्क से बूट करना है। इसकी ऑर्डर होता है 1 2 3, 1 पे जो सेट करेंगे पहले उसको देखेगा, उसमें नहीं मिला फिर दूसरे में देखेगा, फिर 3 को देखेगा, इस तरह। तो 1 पे हम उसको कहते हैं कि आपने कंप्यूटर को कहते हैं यूएसबी ड्राइव चेक करनी है, तो सबसे पहले अटैच यूएसबी ड्राइव में चेक करेगा बूट फाइलें हैं कि नहीं है, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है ना, उसमें नहीं तो सेकंड में, थर्ड में जाएगा। तो उस सीक्वेंस को कैसे हम सेट कर सकते हैं, ये बूट सीक्वेंस में आ जाए। यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे फर्स्ट बूट सीक्वेंस है रिमूवेबल डिवाइसेस, सेकंड बूट सीक्वेंस है हार्ड ड्राइव, थर्ड बूट सीक्वेंस है सीडी रोम, और फोर्थ बूट सीक्वेंस है नेटवर्क बूट। अच्छा, अभी ये चीजें आपकी इधर उधर से गुजर गई, मैं आपके दिमाग में दाखिल करता हूँ। रिमूवेबल डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर्स में आपकी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जिनको आप लगा के रखते हैं, जिसका इंटरनल सीडी रोम वगैरह फिक्स होता है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस आती है जो रिमूवेबल होती है, रिमूवेबल का जिसको आप लगा के उतार भी सकते हैं कंप्यूटर के चलने के दौरान, जिस तरह ये देखें माउस, इसका अपना भी ये कीपैड, ये लैपटॉप का अपना भी ये माउस है, कीबोर्ड है, बट मैंने इसके साथ एक्सटर्नल नहीं बल्कि रिमूवेबल का वर्ड मैं यूज करूं तो ज्यादा बेहतर है। मैंने रिमूवेबल माउस और कीबोर्ड यूज किया हुआ है ना, और किसके लिए यूज किया हुआ है, यूएसबी पोर्ट के जरिए मैंने इनको, ये रिमूवेबल है। तो रिमूवेबल डिवाइस का मतलब ये है कि अगर यूएसबी डिवाइस जो होती है, छोटी सी आपकी जो मेमोरी नहीं होती जिसमें डाटा ड्राइव होती है, फ्लैश ड्राइव जो हमने पढ़ा था, स्टोरेज डिवाइस, वो अटैच है, तो वो कहता है जी सबसे पहले आपने इसको चेक करना, अगर इसमें बूट फाइल नहीं मिलती तो आपने हार्ड डिस्क को चेक करना है, कंप्यूटर को बता रहे हैं, तो हार्ड डिस्क में तो डेफिनेटली बूट की फाइल होती है और वहां से उसको बूट कर देते हैं। और
वैसे भी थर्ड के ऊपर अगर वहां से भी मिलती तो सीडी रोम में चेक करना है, अगर वहां से भी मिलती जो जो नेटवर्किंग के ऊपर कंप्यूटर होते हैं ना, अभी तो कंप्यूटर आप लोग घरों में अलग अलग पीसी पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं ना, जब किसी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में या किसी बड़े नेटवर्क में यूज आप काम करते हो या जॉब करते हो या कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो वो कंप्यूटर अकेला नहीं होता बल्कि वो डिफरेंट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो उस वक्त वो नेटवर्किंग में फैसिलिटी होती है कि आप कंप्यूटर को उनके नेटवर्क से बूट करवा लेते हो। तो ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब रिमूवेबल डिवाइस पे जरूरत क्यों पड़ती है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, डिटेल इसकी सेकंड लेवल में है कि हमने नया कंप्यूटर लिया, अब उसमें हार्ड डिस्क रैम वगैरह सारा कुछ है, मगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना था, उसमें बाजी कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नहीं कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह, पावर पॉइंट, इंस्टॉलिंग, हम सबसे पहले विंडोज को नए कंप्यूटर जब लेके आएंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, हम उसकी वो क्या कहते हैं वो नजर उतारेंगे, उसके बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि उस कंप्यूटर भाई साहब में विंडोज डालेंगे, जिसको भी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ, विंडोज इंस्टॉल करेंगे। तो विंडोज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास विंडोज की सोर्स डिस्क होनी चाहिए, सोर्स डिस्क होगी तो सोर्स डिस्क पे हम विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। वो सोर्स जो है विंडो का, वो किसी सीडी रोम में, जो डीवीडी डिस्क पे भी हो सकता है, सीडी पे भी हो सकता है, और किसी यूएस, गुड, कौन बोला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो जब हमें विंडोज इंस्टॉल करनी है, हमारे पास अगर यूएसबी, हम उसकी यूएसबी पोर्ट में यूएसबी वो स्टिक लगाएंगे, फ्लैश ड्राइव लगाएंगे, और यहाँ पे बूट सीक्वेंस में रिमूवेबल ड्राइव्स रखेंगे। तो इसको जब हम सेव करके इस कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, तो विंडोज जो है ना वो स्टार्ट जो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी उस डिवाइस के ऊपर, ठीक है। अगर सीडी रोम में है तो हम फर्स्ट बूट सीक्वेंस में सीडी रोम को फर्स्ट बूट सीक्वेंस में सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारे पास जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीडी रोम में है। एक दफा विंडोज जब आपकी इंस्टॉल हो जाती है, दोबारा आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। विंडोज एक एनवायरनमेंट है जो आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करने के काबिल बनाता है। विंडोज के अंदर फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और दूसरी इंटरनेट वगैरह सारी चीजें, उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो विंडोज के अंदर ना, ठीक है। तो ये बेसिकली बूट सीक्वेंस को इस तरह सेट करते हैं, चेक करते हैं। इस सेटिंग के जरिए आप कंप्यूटर अपने के जरिए आप अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी ड्राइव, बूट ड्राइव बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया बूट ड्राइव बनाते हैं ना, कि अगर हमने हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए बताएंगे यार तुमने इस बूट से, इस ड्राइव से बूट करना है, ठीक है। जिसके बाद कंप्यूटर इसी ड्राइव से बूट का अमल स्टार्ट करेगा। इस अमल को अंजाम देने की जरूरत इस वक्त पेश आती है जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और सीडी रोम को बतौर बूट ड्राइव मुंतखब करते हैं। इस अमल को अंजाम देने के लिए मंदरजा झैल मराहल को अंजाम दें। सबसे पहले बायोस का तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बायोस के प्रोग्राम को रन करें। अब ये बायोस का प्रोग्राम कैसे रन होगा, ये आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब अभी आपको मिलेगा। इसके लिए आप कीबोर्ड से किसी बटन को दबाएं। बायोस के प्रोग्राम को चलाने के लिए आप इस प्रोग्राम से बूट सीक्वेंस के नाम से मिलती जुलती ऑप्शंस को तलाश करें, जिस तरह ये मैंने आपको बताया ना। बूट ऑर्डर की ऑप्शन मुंतखब करने के बाद आप सीडी रोम बतौर बूट डिवाइस फर्स्ट बूट ड्राइव मुंतखब करें और फिर हार्ड डिस्क को सेकंड बूट ड्राइव के तौर पर मुंतखब करें, सेलेक्ट करें, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अब दोबारा पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि मेरी 10 चीजें हैं, 10 चीजों में से शायद आप 4 या 5 6 याद रख पाए, बाकी आप स्किप कर जाएं। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी रिवीजन जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है रिवीजन करने की। रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, जिसके बाद कंप्यूटर सीडी रोम से बूट होने लगेगा। अब बायोस का सेटअप में फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी रोम सिलेक्ट करने का तरीकेकार क्या है। कंप्यूटर को ऑन करें और बायोस सेटअप में जाने के लिए, अच्छा, डिफरेंट जो कंप्यूटर होते हैं उनके डिफरेंट तरीकेकार हैं बायोस के सेटअप में जाने के लिए। कंप्यूटर ऑन हुआ है, ऑन होते जैसे स्क्रीन के आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर
कुछ नंबर्स वगैरह नजर आने शुरू हो जाएं तो आपने उस वक्त डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, आपने F2 का बटन प्रेस करना है या कंट्रोल ऑल कंट्रोल एस्केप प्रेस करना है या डिलीट का प्रेस करना है बटन या कंट्रोल ऑल्ट एंटर का बटन प्रेस करना है। ये HP डेल एसर वगैरह के लिहाज से जो है ना ये डिफरेंट तरीका है इनका बूट सेटअप बायोस के सेटअप में जाने के लिए। ये कीज हैं, ये बटन प्रेस करने पड़ते हैं, या तो उसमें F2 होगा या डिलीट का बटन प्रेस करना पड़ेगा या ऑल कंट्रोल एस्केप का बटन होगा, बटन्स होंगे या ऑल कंट्रोल एंटर का के बटन्स होंगे, प्रेस करके बायोस के सेटअप में जाएं। याद रहे कि हर कंप्यूटर का बायोस सेटअप मुख्तलिफ होता है। आप इसमें बूट सीक्वेंस पर जाएं, आजकल तमाम कंप्यूटर में बूट लिखा होता नजर आता है, आप एरो की मदद से बूट पर जाएं, फिर डाउन एरो की मदद से डिवाइस प्रायोरिटी बूट डिवाइस प्रायोरिटी पे जाएं, इधर एंटर प्रेस करें और CD रोम को फर्स्ट पर रखें और हार्ड डिस्क को दूसरे नंबर पर होना चाहिए, यानी ये सूरत होनी चाहिए, फर्स्ट बूट ड्राइव CD रोम, सेकंड बूट ड्राइव। उसका मतलब ये है कि CD रोम से आपकी विंडोज जब इंस्टॉल हो जाएगी ना तो इंस्टॉल होने के बाद आप CD रोम से अपनी विंडोज निकाल लें, विंडो की सॉरी CD निकाल लें, विंडोज की CD निकालेंगे, दोबारा जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले CD रोम में जाके बूट डिवाइस चेक करेगा, जब उसको CD रोम में बूट डिवाइस बूट फाइल या बूट डिवाइस नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या करेगा, हाँ वो सेकंड, उसका आंसर ही होना चाहिए जो भी मैंने आपको बताया, आपके सामने स्क्रीन पे भी है कि उसको सेकंड बूट डिवाइस में जाना चाहिए विच इज हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में ऑलरेडी आपने विंडोज इंस्टॉल कर दी है तो वहां से वो विंडोज को बूट करना शुरू कर देगा आपका जो कंप्यूटर है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? हाँ, नेक्स्ट है इसी तरह रूटीन की वीडियोस की डेमोन्स्ट्रेशन है। मैंने आपको बताया था कि हमारा तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे लोगों से। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा किसी सूरत में उठाते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ हों। उसमें से एक आसानी ये है कि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो, क्योंकि इंग्लिश हमारी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो इंग्लिश से इरिटेट होते हैं, यार कंप्यूटर सीखना या पढ़ना या टेक्नोलॉजी को सीखना पढ़ना जो है ये इंग्लिश का काम है तो हमें इंग्लिश से डर लगता है। वैसे एक फियर होता है, ना डरने वाली बात नहीं है। आप एक चीज को 2-3 दफा करें, तीसरी दफा जो है ना आपकी उस चीज की दोस्ती हो जाती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने इस कंप्यूटर के बेसिक कोर्स को उर्दू में डिजाइन किया है। अब उर्दू से हम आहिस्ता आहिस्ता आपको इंग्लिश की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं ना, अब आप कंप्यूटर में उर्दू में आपको बेसिक सीखा आपने, मगर इस बेसिक में कंप्यूटर में काफी सारी इंग्लिश के वर्ड यूज कैसे हो रहे हैं, क्या इंग्लिश की लैंग्वेज यूज हुई है, ये भी आप सीख चुके हैं, फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है। अब आपको वो परेशानी नहीं होनी है एकदम से एक बच्चा जिसने जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है उसके सामने आप इंग्लिश में सारा समझाना बोलना शुरू कर दें, वो बेचारा कब सीखेगा, ठीक है। तो ये हम ग्रेजुअली उर्दू से आपको इंग्लिश की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज की जो डेमोन्स्ट्रेशन है मैंने जानबूझ के उर्दू की बजाय इंग्लिश में सेलेक्ट की है ताकि वो जो हमारा एक मकसद है हम उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएं। It's important to understand the boot process because it provides several key pieces of forensic information and allows you, as a forensic examiner, to control the boot process to use forensic booting tools. Let's take a look at what happens when you boot a computer. When you turn on your computer, the power supplies इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो बताया जा रहा है वो कि वो इंग्लिश में है, बट मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है, पिछली क्लासेस मैंने आपको दी हैं, मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ रही होगी कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। ख़ास तौर पे ये चूँकि वीडियो आज ही की क्लास से रिलेटेड है, आज ही के लेक्चर से रिलेटेड है, तो अगर आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो ये वही बता रही है जो मैंने आपको ऑलरेडी आपकी अपनी ज़ुबान में बता दिया हुआ है। बस यू नीड टू फोकस एंड कंसंट्रेट on the language which he is delivering to you. Sends power to the motherboard, which in turn activates the boot process. Power on self-test post instructions are stored in a ROM, a read-only memory chip, as part of the BIOS, or the basic input-output system. The post runs through a series of tests to make sure everything is working.
Most post sequences will have a combination of audible and visual messages to let you know what is and isn't working. These are the beeps that you generally hear when your computer is booting up. The post checks your video card. At that point, you will see information from the post on the screen. The post then checks to make sure it can find a CPU and that it is communicating. Then it tests your RAM. This is a very basic check of whether it can communicate with your RAM. Now it checks for keyboard and mouse. Depending upon the type of keyboard you have, you might see the keyboard's lights flash. At this point, you would normally see an indication on the screen of how you can enter the BIOS setup program on your computer. Each BIOS software vendor will have a different keystroke, but it is often either F2, F10, or the delete key. This vendor's key is F2, and we will enter BIOS setup. This is where important forensic information is stored, including date, time information, and the booting order. Your computer can be set to boot from your hard drive first, or from your CD, or a USB drive, or even from the network. If you want to boot the computer with a forensic boot CD or forensic USB device, you may need to change the boot order. Lights on each drive will flash as the post checks them for booting instructions. Most computers are set up to check the optical drive first. This makes it easier to install new operating systems. Then they check the very first hard drive, drive 0. Post is looking for the master boot record. The master boot record is always at cylinder 0, head 0, and sector 1. It points to the boot sector. Finally, post is done, and the operating system takes over. जी, इसमें जो इस डेमोस्ट्रेटर ने जो फरमाया ऑप्टिकल ड्राइव का मतलब आपको समझ में आ गया ना। ऑप्टिकल ड्राइव सीडी रोम या डीवीडी ड्राइव, उसको ऑप्टिकल ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये थी आज की क्लास जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के हवाले से थी, कंप्यूटर को बूट करने के हवाले से थी, और कंप्यूटर का जो मेन इसका जो बायोस का सेटअप है उसके बारे में थी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये शायद शीट अपडेट नहीं है, एनीवे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, और जस्ट ब्रीफिंग और ओवरव्यू में देखेंगे कि विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज की क्लास एंड होती है, अपना ख्याल रखिएगा, और फिर मैं सब लोगों से, सब बच्चों से, सब लर्नर से मेरी ये मोहतबाना गुजारिश है कि कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, किसी किस्म की क्वेरी हो वो ज़रूर हमें करें व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपनी वर्कशीट जो है वो टाइमली सबमिट करवाएं ताकि फ़ाइनल रिज़ल्ट्स में जो है ना आपकी वो एक्सक्यूज़ ना हो। जो इस दफ़ा काफ़ी सारे बच्चों के एक्सक्यूज़ थे, वो खैर हमने उसके ऊपर ज़्यादा बहस भी नहीं की क्योंकि रमज़ान का मामला था, तो हमने उसमें काफ़ी छूट दी है। तो अब चूँकि फ़ाइनल रिज़ल्ट आना है, इसके बाद कल क्लास है, कल के बाद 2 मज़ीद क्लासेस हैं और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका रिज़ल्ट कंपाइल होगा। रिज़ल्ट कंपाइल करने के बाद जो लर्नर जो हैं 70% या उससे अबव मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तो वो एलिजिबल होंगे, उनको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।